Hello students. So again I welcome you to our YouTube channel of Career Right. This side CA Romil Jan sir from Udaipur, Rajasthan. Student, today we are starting a very important topic of CA Foundation जिसके अंदर से लगभग 5 to 7 8 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है. टॉपिक का नाम है फाइनल अकाउंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी. द नेम ऑफ टॉपिक इज फाइनल अकाउंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी. अब है ना बच्चों, इसको स्टार्ट करने के पहले एक बहुत बेसिक लॉजिक समझो. आप लोगों ने, मैं सबसे पहले बताता हूँ व्हाट इज मीनिंग ऑफ वर्ड मैन्युफैक्चरिंग. देखो, आप एक चीज समझो, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है. वो सारी ऑर्गेनाइजेशन विच आर एंगेज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. मेरी बात फिर समझना. अभी तक हम लोग नॉर्मली क्या करते थे, ट्रेडिंग एंटरप्राइज की बात करते थे. ट्रेडिंग मतलब जिनका मेन काम था बाइंग करना एंड सेलिंग करना ऑफ गुड्स. बट जब मैं बात करता हूं मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस की, तो मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है. जैसे मान लो मेरे हाथ में पेन है, ये जहां मैन्युफैक्चर हुआ, और एक बंदा ऐसा होता है जो इसको सिर्फ बाय और सेल कर रहा है. मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी का मतलब होता है वो सारी ऑर्गेनाइजेशन विच आर एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो जिनका काम क्या है, गुड्स को मैन्युफैक्चर करना रेदर देन सिर्फ बाइंग और सेलिंग करना. तो बच्चों एक चीज समझना, जब भी हम लोग मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी की बात करते हैं, तो अभी तक अपन लोग क्या पढ़ते थे, नॉर्मली नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी आप लोग अभी तक पढ़ते हुए आए हो. और मैंने जो मेरी क्लासेस के अंदर पढ़ाया भी था वो फाइनल अकाउंट ऑफ नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी बताया था, जहां पर नॉर्मली रूटीन में हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, पीएनएल अकाउंट बनाते थे और बैलेंस शीट बनाते थे. बट जब मैं बात करता हूं मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन की, तो हमेशा ध्यान रखना इसका मतलब क्या होता है, वो सारी ऑर्गेनाइजेशन विच आर एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग. अब क्या होता है, इसको आप ऐसे समझो, इस मैन्युफैक्चरिंग फाइनल अकाउंट्स का मेन पर्पस क्या है. आज जैसे मान लो मेरे को ये एसर्टेन करना है व्हाट इज द बेसिक कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ दिस गुड्स. तो ये ध्यान रखना, ट्रेडिंग अकाउंट तो पता है मेरे को किसका रिजल्ट देता है, ग्रॉस प्रॉफिट का. ट्रेडिंग अकाउंट किसका रिजल्ट देता है, मेरे को ग्रॉस प्रॉफिट का. बट अगर मेरे को ये कैलकुलेट करना है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, कि इसको मैन्युफैक्चर करने में कितनी कॉस्ट हुई है, तो वो मेरे को ट्रेडिंग अकाउंट से पता नहीं लगेगा. तो उसके लिए मेरे को क्या बनाना पड़ेगा, एक और नया अकाउंट बनाना पड़ेगा जिसको हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट. अब है ना, इसको ऐसे समझो, मान लो ये पेन, दो ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन ए और एक ऑर्गेनाइजेशन बी. ऑर्गेनाइजेशन ए का मान लो ये फैक्ट्री प्लांट है, और ये मान लो इसका वेयर हाउस है. और एक ऑर्गेनाइजेशन बी जो प्योरली एंगेज है ट्रेडिंग एक्टिविटीज में. अब है ना, इसको ऐसे समझो, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका ये फैक्ट्री प्लांट है जहां पे ये पेन मैन्युफैक्चर होता है. ये ऑर्गेनाइजेशन ए का एक फैक्ट्री प्लांट है जहां पे पेन मैन्युफैक्चर होके वेयर हाउस में जाता है, और यहां से वेयर हाउस में ये लोग शिफ्ट करते हैं अनदर ऑर्गेनाइजेशन बी को, जिसका काम होता है अब इस पेन को बाय करना और इस पेन को सेल करना. अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन बी है ना, ये बनाएगा ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट. बट ये जो ऑर्गेनाइजेशन ए है ना, इसका सबसे पहले ट्रेडिंग नहीं बनेगा. इसका क्या, इसने भी ट्रेडिंग किया, इसने क्या किया, यहाँ पे प्रोडक्शन किया और यहां से बी को वेयर हाउस में डाल के सेल आउट किया. बट ये प्रोडक्शन के, सॉरी, बाइंग सेलिंग के साथ एक और एक्टिविटी कर रहा है इस पेन को मैन्युफैक्चर करने की. तो ध्यान रखना, जब मैं बात करता हूं ये ऑर्गेनाइजेशन ए का जो फैक्ट्री है ना, वो फैक्ट्री के अंदर एक अकाउंट बनेगा दैट इज नोन एज मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट. देखो, ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट ये ऑर्गेनाइजेशन ए भी बनाएगी, बट ऑर्गेनाइजेशन ए इन एडिशन टू ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट एक और अकाउंट बनाती है जिसका नाम है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, जिसका मेन पर्पस है टू एसर्टेन द कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस. क्या निकालने का पर्पस है, कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड. अब मेरे को एक बात बताओ, कुछ खर्चा तो ऐसा होगा जो इस ऑर्गेनाइजेशन ए का इस फैक्ट्री के अंदर होगा. भाई कुछ खर्चा तो ऐसा होगा ना जो ऑर्गेनाइजेशन ए कहां पे इनकर करेगी, फैक्ट्री में. जैसे मान लो फैक्ट्री की लाइट जल रही है, फैक्ट्री के अंदर कोई मशीन पड़ी है, फैक्ट्री के अंदर लेबर काम कर रही है, मान लो इसको बनाने के लिए अपन ने कोई लाइसेंस लिया, उसकी रॉयल्टी के थ्रू मैन्युफैक्चर कर रहे हैं. तो देर आर सर्टेन एक्सपेंडिचर जो फैक्ट्री के अंदर लगेंगे, और कुछ एक्सपेंडिचर ऐसा होगा जो ऑर्गेनाइजेशन ए को इसका सेलिंग में लगाना पड़ेगा, ऑफिस मैनेजमेंट में लगाना पड़ेगा. अब ये ध्यान रखना, मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी क्या बोलती है, हमको प्योरली डिफरेंस क्या आ रहा है, ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट तो बच्चों वैसा ही बनना है,
बट मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन ये बोलती है मैं एक और एडिशनल अकाउंट बनाती हूं, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, और उस मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर वो सारे खर्चे विच आर इनकर्ड टू मैन्युफैक्चर द गुड्स, वो सारे खर्चे विच आर इनकर्ड टू मैन्युफैक्चर द गुड्स, एग्जाम्पल डायरेक्ट मटेरियल ले लो, इस पेन में जो भी मटेरियल लगा वो डायरेक्ट मटेरियल। मान लो डायरेक्ट लेबर इन्वॉल्व है जो इस पेन को डायरेक्टली मैन्युफैक्चर करे, जिसको वेजेस पे कर रहे हैं। कुछ डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है, मान लो इस पेन को बनाने के लिए लेट से हमको किसी का लाइसेंस लेना पड़ा और उसको रॉयल्टी पे कर रहे हैं, तो वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस हो गए। इस फैक्ट्री के अंदर मान लो लाइट जल रही है, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गए। इस फैक्ट्री के अंदर मशीन चल रही है, उसका डेप्रिसिएशन इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। तो हमेशा ध्यान रखना, हम जब भी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की बात करते हैं बच्चों, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का मतलब होता है वो सारी कॉस्ट विच इज इनकर्ड इन दिस फैक्ट्री गेट इज नोन एज मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। मतलब हमको वो सारी कॉस्ट जो फैक्ट्री के अंदर इनकर हुई, अगर हम उसका टोटल निकालें तो वो आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड। ये तो एक बहुत सिंपल लॉजिक मैंने और सिंपल एग्जांपल से बताया कि मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, अब ये ध्यान रखना, अगर ए इस पेन की टोटल कॉस्ट निकालेगी, देखो बच्चों टोटल कॉस्ट और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ये दोनों अलग अलग है। टोटल कॉस्ट के अंदर एडमिन ऑफिस का खर्चा भी आएगा, इसको बेचने के लिए मान लो एडवर्टीजमेंट किया वो भी आएगा, मान लो इस पेन को बनाने के लिए लेट से कहीं से पैसा उधार पे लिया तो उसके ऊपर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो भी आएगा। बट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में सिर्फ वो कॉस्ट आएगी विच इज प्योरली इनकर टू मैन्युफैक्चर दिस पेन एंड इनसाइड द फैक्ट्री गेट। फैक्ट्री गेट के अंदर जो भी कॉस्ट इनकर हुई दैट इज अ पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो यहां पर जो हमको मेजर सीखना है वो ये सीखना है बच्चों, हाउ टू ड्रॉ द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। यहां पर हमको मेजर क्या सीखना है कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कैसे बनाना है। ट्रेडिंग पी एंड एल बैलेंस शीट तो उसी तरह बनेगा, बट मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कैसे बनाना है हमको वो मेजर डिस्कस करना है। ठीक है, तो एक बार फटाफट हम लोग नोटिंग कर लेते हैं फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नाउ हेडिंग लगाओगे फाइनल अकाउंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी। ऑल दोज ऑर्गेनाइजेशन विच इज एंगेज इन प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, वो सारी ऑर्गेनाइजेशन जिनका मेन काम क्या है गुड्स को प्रोडक्शन करना या मैन्युफैक्चर करना, तो वो सारी ऑर्गेनाइजेशन जिनका मेन काम क्या है गुड्स को प्रोडक्शन करना या मैन्युफैक्चर करना कहलाती है मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। These organizations prepare a separate manufacturing account in addition to trading P&L balance sheet। अभी मैंने आपको बताया ये एक और अकाउंट बनाते हैं जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट इन एडिशन टू ट्रेडिंग P&L एंड बैलेंस शीट। मेन ऑब्जेक्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट इज टू कैलकुलेट द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड। ठीक है ना, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कैसे बनेगा ये मैं भी आपको आगे समझा रहा हूं, ठीक है ना। बट मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन का कि गुड्स को बनाने की कितनी कॉस्ट है या गुड्स को प्रोडक्शन करने की कितनी कॉस्ट है वो हमको निकालना है। अब मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है तो ऑब्वियस सी बात है कुछ तो रॉ मटेरियल भी पड़ा होगा, कुछ डब्ल्यूआईपी भी होगा। डब्ल्यूआईपी मतलब वर्क इन प्रोग्रेस। मान लो कुछ पेन ऐसे हैं जो साल में अभी आधे अधूरे बने, साल एंड हो गया अगले साल शिफ्ट करने हैं, तो वो सब वर्क इन प्रोग्रेस में चले जाएंगे। कुछ ऐसा सामान है जो बिल्कुल कच्चा सामान पड़ा है वो रॉ मटेरियल में चला जाएगा। तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट मेनली किससे डील करता है बच्चों, एक तो रॉ मटेरियल और एक डब्ल्यूआईपी। जबकि ट्रेडिंग अकाउंट प्योरली किससे डील करता है, फिनिश्ड गुड्स। एक बार गुड्स फैक्ट्री गेट से पास हो गए वेयर हाउस में चले गए उसके बाद वो काम ट्रेडिंग अकाउंट का हो जाएगा। तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट मेनली किससे डील करेगा, एक तो रॉ मटेरियल और एक किससे डील करेगा, डब्ल्यूआईपी। डब्ल्यूआईपी वापस दो तरह का हो सकता है, ओपनिंग भी हो सकता है और क्लोजिंग भी हो सकता है। बट ओपनिंग और क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी बोथ आर ट्रांसफर टू मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ये ध्यान रखना। तो मतलब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर बेसिक स्टॉक दो कैटेगरी का मिलेगा, एक तो आपको रॉ मटेरियल मिलेगा और एक आपको डब्ल्यूआईपी मिलेगा। गेटिंग माय पॉइंट नाउ। अब इसको हम लोग आगे वापस डिस्कस करते हैं। पर्पस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, हेडिंग लगाओ पर्पस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। अगर आपने पुराना वाला नोटिंग नहीं किया है तो वीडियो पॉज करके एक बार नोटिंग कर लेना उसको, ठीक है। नाउ all costs such as direct material cost, direct manufacturing expense, direct wages और indirect expense incurred on manufacturing is debited to manufacturer account। देखो मैंने क्या बताया, कॉस्ट के मान लो दो पार्ट हैं, एक तो डायरेक्ट कॉस्ट एक इनडायरेक्ट कॉस्ट। नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ वर्ड डायरेक्ट कॉस्ट, समझना। डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो मैंने कहा अज्यूम करो मिल्क इन एन आइसक्रीम, मिल्क इन आइसक्रीम।
अब आइसक्रीम के अंदर जो दूध का उपयोग हो रहा है वो डायरेक्ट मटेरियल है, उस आइसक्रीम को जो लेबर बना रही है वो डायरेक्ट मटेरियल है, वो आइसक्रीम जहां पे बन रही है वहां लाइट लग रहा है वो इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है। बट मान लो इस आइसक्रीम को सेल करने में कुछ एफर्ट लग रहा है, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है जो मैन्युफैक्चरिंग में नहीं आएगा। डायरेक्ट कॉस्ट मतलब वो सारी कॉस्ट विच इज डायरेक्टली इनकर टू मैन्युफैक्चर। मैं तुमको पढ़ा रहा हूं, तो मेरे को कुछ रेम्युनरेशन मिल रहा है, वो डायरेक्ट वेजेस है। मेरा स्टाफ यहाँ पे ऑफिस असिस्टेंट कर रहा है, मैं तुमको पढ़ा रहा हूं, मान लो ये जो वीडियो बन रहा है इसको असिस्टेंट एक ऑफिस स्टाफ कर रहा है, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। हमेशा ध्यान रखना मैन्युफैक्चरिंग क्या इंक्लूड करेगा, ऑलवेज डायरेक्ट कॉस्ट। मैन्युफैक्चरिंग क्या इंक्लूड करेगा, हमेशा डायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है ना। तो इसको वापस लिखना एक बार आप, पर्पस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ठीक है ना। All costs such as direct material, direct manufacturing, direct और indirect is debited to manufacturing। ये भी मैं आगे आपको बता रहा हूँ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। लॉजिक वही है, सारे खर्चे हमेशा जैसे डेबिट होते हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर भी डेबिट होंगे। बट यहाँ पे क्या नहीं आएगा, इनडायरेक्ट ऑफिस नहीं आएगा, कभी सेलिंग नहीं आएगा, वो कभी यहाँ नहीं आएगा, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आएगी, बाकी सब काम ट्रेडिंग का है। स्टॉक दो तरह का बताया, रॉ मटेरियल और WIP। क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कौन कौन सी होती है, डायरेक्ट मटीरियल, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। ये सब एग्जांपल है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का। अब अगला इसमें पार्ट समझना, मैंने आपको अभी बताया रॉ मटेरियल WIP दो तरह की कॉस्ट होगी। रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे निकालना है, कभी भी हमको मान लो रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालना है, कैसे निकालेंगे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ये तो सबको आइडिया होगा कि बेसिक रॉ मटेरियल कंजम्पशन कैसे निकालना है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ऐड कर दो परचेज और लेस कर दो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस इंक्लूड, अब डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस क्या इंक्लूड करेगा, ये पॉइंट ध्यान है, रॉयल्टी फॉर यूजिंग लाइसेंस और टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन यूनिट प्रोड्यूस। अब मान लो मैं जैसे एग्जांपल लेता हूं, ये पेन बनने का एक फिक्स डिजाइन है, अब वो डिजाइन मैंने मान लो पेटेंट करा रखा है किसी ऑर्गेनाइजेशन ने, अब मैं भी चाहता हूँ पेन इसी डिजाइन में बने, तो वो ऑर्गेनाइजेशन मेरे से रॉयल्टी लेगी, तो रॉयल्टी इस पेन को बनाने के लिए दे रहा हूं मैं, तो दैट इज नोन एज डायरेक्ट एक्सपेंस। तो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग में क्या आएगा, रॉयल्टी फॉर यूजिंग लाइसेंस। ये मैं आपको जान करके बता रहा हूं कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, रॉयल्टी किस पे लग रही है, अगर यूनिट प्रोड्यूस पे रॉयल्टी लग रही है बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, वो इनडायरेक्ट नहीं है। या हायर चार्जेस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इफ मशीन इज यूज्ड ऑन हायर, अगर मशीन हमने किस पे ली है, ऑन हायर बेसिस, मतलब अगर अपन ने मशीन किराए पे ली है तो उसका किराए का खर्चा, और खुद की है तो उसका क्या लगेगा, डेप्रिसिएशन। दीज ऑल आर पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। गेटिंग माय पॉइंट, मैं होप करता हूं यहां तक बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि बहुत ही द बेसिक फॉर्मेट ऑफ प्रिपेयरिंग मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट और कौन कौन सी डिफरेंट टाइप ऑफ कॉस्ट है जिसको कैसे पुटअप करना है। अब देखो बच्चों, मैंने अभी आपको डायरेक्ट एक्सपेंस का एग्जांपल बताया और कुछ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का बेसिक कंसेप्ट बताया। अब मैं थोड़ा बात कर लेता हूं इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। बेसिक फंडा तो ये ध्यान रखना, फैक्ट्री के अंदर कोई भी खर्चा हो रहा है वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जाएगा। अब उसको क्लासिफाई करना है हमको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, एनी एक्सपेंस ऑफ इनडायरेक्ट नेचर उसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं ओवरहेड्स। बच्चों ओवरहेड्स का मतलब हिंदी में बोलते हैं ऊपरी व्यय, व्यय मतलब होता है खर्चा। एनी एक्सपेंस ऑफ इनडायरेक्ट नेचर को हम लोग एक और नाम से जानते हैं ओवरहेड्स। ओवरहेड्स का मतलब ऊपर का कोई भी खर्चा हो वो ओवरहेड्स। अब ये ध्यान रखना, वो जो ओवरहेड्स होता है वो तीन कैटेगरी में डिवाइडेड है। ओवरहेड्स का बेसिक मतलब क्या हो, जैसे मान लो मैं तुमको पढ़ा रहा हूं, इस रूम की लाइट जल रही है, वो ओवरहेड्स हुआ। मैंने कहा मान लो मैं तुमको पढ़ा रहा हूं और लेट से इस रूम के अंदर मैं जिस पैड पे तुमको पढ़ा रहा हूं वो पैड डेप्रिशिएट हो रहा है, वो ओवरहेड्स। ओवरहेड्स का बेसिकली तीन कैटेगरी में डिवाइडेड है, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट वेजेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। मैंने तीन मार्क कर रखे हैं, ब्लू, रेड और ग्रीन, उसको मैंने तीनों को समझा रखा है, तीनों का एग्जांपल। तो ये थोड़ा सा एक बार ध्यान रख लेना, कभी मान लो ट्रू फॉल्स के अंदर आ जाए तो। अब इनडायरेक्ट मटेरियल देखो, मिल्क इन आइसक्रीम डायरेक्ट मटेरियल, बट आइसक्रीम जिस मशीन पे बना, मान लो उस मशीन को फ्यूल ऑयल चाहिए, ल्यूब्रिकेंट चाहिए, वो कोई टूल्स कंज्यूम कर रही है, वो सब इनडायरेक्ट मटेरियल। तो एग्जांपल, स्टोर कंज्यूम फॉर रिपेयर मेंटेनेंस, फ्यूल, ल्यूब्रिकेंट ऑयल एटसेट्रा। इनडायरेक्ट वेजेस का, वेजेस फॉर मेंटेनेंस वर्कर या फैक्ट्री गेट कीपर। अब मान लो मैं तुमको पढ़ा रहा हूं, मेरे को जो पे हो रहा है वो डायरेक्ट वेज, बट अज्यूम करो कि जो फैक्ट्री का गेट कीपर है उसको वेज हो रहा है वो इनडायरेक्ट वेज। गेटिंग माय पॉइंट, है फैक्ट्री का ही पार्ट बट वो इनडायरेक्ट वेज के चला जाएगा। फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंस मतलब ट्रेनिंग एक्सपेंस, कोई वर्कर का ट्रेनिंग सेशन कराया,
प्लांट मशीन का डिप्रीशिएशन है, फैक्ट्री शेड का डिप्रीशिएशन है, इंश्योरेंस प्रीमियम, प्लांट एंड मशीन का जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज हो रहे हैं, दे ऑल आर क्लासिफाइड इनटू इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो ओवरहेड ध्यान रखना, तीन कैटेगरी है, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट वेजेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस। दीज ऑल थ्री व्हेन कंबाइंड बिकम्स ओवरहेड्स। गेटिंग माय पॉइंट? तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के अंदर दो चीज ध्यान रखना, डायरेक्ट मटेरियल हो गया, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस हो गए, डायरेक्ट वेजेस हो गया, और इनडायरेक्ट के अंदर तीन चीजें, इनडायरेक्ट मटेरियल हो गया, इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गए, और इनडायरेक्ट वेजेस हो गया। बेसिक कंडीशन क्या है, ये सब का इनकम होना चाहिए फैक्ट्री गेट के अंदर, तो मैन्युफैक्चरिंग के जाएगा, फैक्ट्री गेट के बाहर है तो इट विल बी ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है ना? अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जिससे आपको पूरा कंसेप्ट ढंग से समझ में आ जाएगा। नाउ तो बच्चों देखो, अब हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं। आफ्टर डिस्कसिंग द इनडायरेक्ट कंसेप्ट, एक इलस्ट्रेशन नंबर 1 है स्टडी मटेरियल में। 1 लाख यूनिट वर प्रोड्यूस इन अ फैक्ट्री, पर यूनिट मटेरियल कॉस्ट वाज ₹10। अब पर यूनिट का हमको मटेरियल कॉस्ट गिवन है ₹10 एंड लेबर कॉस्ट गिवन है ₹5। ठीक है ना? क्या गिवन है आपको? 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस हुई है, पर यूनिट मटेरियल कॉस्ट ₹10 और लेबर कॉस्ट ₹5। अपार्ट वाज एग्री टू पे रॉयल्टी एट ₹3। रॉयल्टी क्या रेट पे लग रही है बच्चों? ₹3 पे। ठीक है ना? फिर टू द जापानीज कोलैबोरेटर हु सप्लाइड टेक्नोलॉजी। अब हमको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकालनी है। अब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कैसे निकालेंगे? मैंने अभी आपको बताया था, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के अंदर रॉ मटेरियल होगा, तो 1 लाख की रेट से ₹10 का है, 1 लाख की रेट है और ₹10 का रॉ मटेरियल है, तो 1 लाख इंटू 10 लाख का रॉ मटेरियल हो गया। देन डायरेक्ट वेजेस 1 लाख इंटू 5 लाख का डायरेक्ट वेजेस हो गया, और रॉयल्टी 1 लाख इंटू 3, तो टोटल ऐड किया तो 18 लाख का हमारा ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आया। ठीक है ना? दिस वाज इलस्ट्रेशन नंबर 1। ठीक है? तो अभी तक आपको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गया। अब मैं इसमें आगे अगले कंसेप्ट को डिस्कस करता हूं। देखो, अब अगला कंसेप्ट आप लोग ध्यान से समझना बच्चों। कमिंग टू नेक्स्ट कंसेप्ट नाउ, अब जो अगला कंसेप्ट मैं डिस्कस कर रहा हूं, दैट इज कंसेप्ट ऑफ बाई प्रोडक्ट। अब देखो, वैसे तो बहुत डिटेल में जब आप लोग सीए इंटर के अंदर जाओगे तो ये चैप्टर का बहुत एक्सपांशन वहां आएगा जब कॉस्टिंग पढ़ोगे। बाय प्रोडक्ट, और इसके साथ में एक और वर्ड लिखता हूं, मेन प्रोडक्ट। बहुत सी बार क्या होता है, कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो हम इंटेंशनली बनाना नहीं चाहते हैं, बट मेन प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के साथ बन जाते हैं। जैसे मान लो मैं जिस जगह पढ़ा रहा हूं, पोडियम पड़ा हुआ है यहाँ पर, ये पोडियम जब बना होगा तो लकड़ी का बुरादा निकलता है, जो पोडियम बना, बट लकड़ी का जो वेस्ट रॉ मटेरियल निकलता है उसकी भी कुछ वैल्यू है। वो इंटेंशनली बनाया नहीं, इंटेंशनली बनाया क्या था? सिर्फ पोडियम मेन प्रोडक्ट बनाया था, बट ये जो बाय प्रोडक्ट है ये अनइंटेंशनल प्रोड्यूस हो गया। एग्जांपल समझो, शुगर मैन्युफैक्चर होती है तो मोलासिस बनता है। मोलासिस का मतलब क्या होता है? मैं तुमको तो ब्राउनी के ऊपर जो चॉकलेट सॉस डलता है वो मोलासिस कहलाता है। तो शुगर मैन्युफैक्चर होती है, शुगर मेन प्रोडक्ट है, बट ये उसका बाई प्रोडक्ट हो गया। अब उसी तरह मान लो, अज्यूम करो, बटर मिल्क, छाछ, वाइल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ बटर, बना बटर रहता है बट बटर मिल्क बन ही रहा है, तो बटर मिल्क को भी हम सेल तो करेंगे। मोलासिस जो ब्राउनी के ऊपर चॉकलेट सॉस डलता है वो भी सेल तो होगा। तो हमेशा ध्यान रखना, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर एक और कंसेप्ट है, दैट इज कंसेप्ट ऑफ बाई प्रोडक्ट। बच्चों हमेशा ध्यान रखना, बाई प्रोडक्ट जो होता है ना, वो ऐसा प्रोडक्ट होता है जो आपकी मेन प्रोडक्ट की कॉस्ट को कम करता है, एंड इट इज नॉर्मली ट्रीटेड एज अ फॉर्म ऑफ मिसलेनियस इनकम। मिसलेनियस इनकम माना जाता है, और क्योंकि बाई प्रोडक्ट की हम एक्सक्लूसिव कॉस्ट तो निकाल नहीं सकते, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तो कुछ लगी नहीं है। आज मान लो मैंने कहा बटर मिल्क बन रहा है विद बटर, तो बटर की कॉस्ट लग रही है, बटर मिल्क की कोई कॉस्ट नहीं है, बट बटर मिल्क को सेल करके जो पैसा आएगा, बटर मिल्क को सेल करके जो पैसा आएगा, वो अल्टीमेट कहीं ना कहीं बटर की कॉस्ट को तो कम करेगा ना भाई। जो बटर मिल्क को सेल करके पैसा आएगा बटर की कॉस्ट को कम करेगा। तो बाई प्रोडक्ट के लिए हमेशा ध्यान रखना, बाई प्रोडक्ट मतलब इनकी कॉस्ट निकालना कोई डिफिकल्ट होता है, तो इसलिए बाई प्रोडक्ट को हम लोग मैन्युफैक्चरिंग के अंदर मिसलेनियस इनकम मानते हैं और उसको क्रेडिट साइड में पोस्ट कर देते हैं। और जो भी बाय प्रोडक्ट को वैल्यूएशन होता है, वो वैल्यूएशन हमेशा ध्यान रखना इज डन एट नेट रियलाइजेबल वैल्यू। द बाय प्रोडक्ट आर ऑलवेज वैल्यूड एट नेट रियलाइजेबल वैल्यू, और उसका जो भी पैसा आता है वो मिसलेनियस इनकम हेड में चला जाता है, या अलग से सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक है ना? तो बच्चों पहले इसकी आप थोड़ा सा नोटिंग कर लेना बाय प्रोडक्ट का।
इट मीन्स द प्रोडक्ट विच इज प्रोड्यूस्ड इन एडिशन टू मेन प्रोडक्ट। ऐसा प्रोडक्ट जो कब बन रहा है, मेन प्रोडक्ट के बनने के साथ बन रहा है, वो कहलाता है बाय प्रोडक्ट। इट इज वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ वैल्यू ऑफ मेन प्रोडक्ट, बहुत स्मॉल परसेंटेज है मेन प्रोडक्ट की वैल्यू का। इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज सेकेंडरी प्रोडक्ट, इसको सेकेंडरी प्रोडक्ट भी बोला जा सकता है। नो एडिशनल एक्सपेंसेस इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग दिस प्रोडक्ट, इसको बनाने के लिए कोई एडिशनल खर्चा नहीं है। फॉर एग्जांपल मोलासेस इन मैन्युफैक्चर ऑफ शुगर और बटर मिल्क इन मैन्युफैक्चर ऑफ बटर। बाय प्रोडक्ट आर वैल्यूड एट एनआरवी एंड ऑफन ट्रीटेड एज मिसलेनियस इनकम। आई बात समझ में? दिस इज द कंसेप्ट ऑफ बाय प्रोडक्ट, ठीक है, इसको नोटिंग कर लेना फटाफट, देन विल प्रोसीड फर्दर। अब जो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे बाय प्रोडक्ट के, मैंने एक बार लगभग कंसेप्ट आपको बता दिया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर्मेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। जो आगे अगला कंसेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे फॉर्मेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ठीक है ना। तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कैसे बनता है वो हम लोग अब आगे डिस्कस करते हैं। तो बच्चों अब अगर हम लोग मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के फॉर्मेट की बात करते हैं तो आप एक चीज समझना, सबसे पहले जब भी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनता है कोई भी अकाउंट की तरह, मैं पूरा फॉर्मेट ध्यान समझाऊंगा, पहले बेसिक समझा रहा हूं, है ना, ध्यान सुन लेना। कोई भी फॉर्मेट की तरह उसके अंदर भी दो साइड है, डेबिट क्रेडिट। यूनिट्स का कॉलम अलग बनेगा, अमाउंट का कॉलम अलग बनेगा। अब कॉस्ट के अंदर मैंने आपको पहले ही बताया था, एक तो बेसिक कॉस्ट होती है रॉ मटेरियल कंज्यूम, एक होता है डायरेक्ट वेजेस, एक होता है डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। ये तीनों डायरेक्ट कॉस्ट है। इन तीनों को जोड़ करके हमेशा बनता है, वो ध्यान रखना, प्राइम कॉस्ट। इन तीनों को ऐड करते हैं तो जो वो कॉस्ट बनती है वो कहलाती है प्राइम कॉस्ट, मतलब मेन कॉस्ट, ठीक है ना। फिर नंबर आता है अपना इनडायरेक्ट का, जिसमें आपके ओवरहेड्स आ गए फैक्ट्री के सारे, ठीक है ना, जिसमें आपके डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस भी आ गए। तो बच्चों अब जो हम लोग बात करते हैं अगला कंसेप्ट कि हाउ टू प्रिपेयर द फॉर्मेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ठीक है ना। देखो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का फॉर्मेट उसी तरह से होता है जैसे एक नॉर्मल अकाउंट का फॉर्मेट होता है। डेबिट क्रेडिट दो साइड है। पहला रॉ मटेरियल कंज्यूम, मैंने आपको तरीका बताया था, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, इन तीनों को ऐड करते हैं तो आता है प्राइम कॉस्ट। फॉर्मेट नॉर्मल यूनिट्स अमाउंट्स का दो कॉलम का फॉर्मेट बनेगा, तो ये आएगा अपना पहला प्राइम कॉस्ट, ठीक है ना। फिर फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड में रॉयल्टी और हायर ऑफ मशीन। फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर रॉयल्टी एंड हायर ऑफ मशीन, दीज आर डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, मैंने आपको बताया था ना। तो रॉयल्टी, हायर ऑफ मशीन, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, रिपेयर मेंटेनेंस हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, इन सबको जोड़ेंगे तो आ जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है। तो प्राइम कॉस्ट के अंदर अगर हम इन दो कॉस्ट को और ऐड कर देते, रॉयल्टी, हायर ऑफ मशीन, इनडायरेक्ट में रिपेयर मेंटेनेंस, डेप्रिसिएशन, तो आता है फैक्ट्री कॉस्ट। बाय प्रोडक्ट मैंने अभी बताया था मेन प्रोडक्ट की कॉस्ट को कम करेगा, तो बाय प्रोडक्ट जो भी सेल वैल्यू आई वो एनआरवी वैल्यू मेंटेन होकर क्रेडिट में आ जाएगा। क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी क्रेडिट साइड, जैसे क्लोजिंग स्टॉक आता है। ओपनिंग डब्ल्यूआईपी आफ्टर फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है ना। ओपनिंग डब्ल्यूआईपी मैं नीचे क्यों लिखा, क्योंकि फैक्ट्री कॉस्ट का पार्ट नहीं बनता है ओपनिंग डब्ल्यूआईपी, ठीक है। तो फैक्ट्री कॉस्ट के नीचे हमने ओपनिंग डब्ल्यूआईपी लिख लिया। फाइनल ये जो आएगा, दिस वुड बी योर बैलेंसिंग फिगर, दिस वुड बी योर बैलेंसिंग फिगर व्हिच वुड बी ट्रांसफर्ड इन ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है ना। तो ये एक बेसिक फॉर्मेट है फॉर प्रिपरेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ठीक है ना। दिस इज द बेसिक फॉर्मेट फॉर प्रिपरेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ठीक है। तो ये फटाफट एक बार पॉज करके वीडियो को ये कॉपी कर लो। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, डायरेक्ट रॉ मटेरियल कंज्यूम, वेजेस, एक्सपेंस, ये जोड़ेंगे तो प्राइम कॉस्ट बनेगा। रॉयल्टी, हायर ऑफ मशीन, रिपेयर मेंटेन, डेप्रिसिएशन जोड़ेंगे तो फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा। ओपनिंग डब्ल्यूआईपी ओपनिंग स्टॉक की तरह लिखा, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी क्लोजिंग स्टॉक की तरह लिखा। बाय प्रोडक्ट की सेल पे पैसा आया, एनआरवी कम कर दिया, तो फाइनल अमाउंट ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर चला गया, विच इंडिकेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो ये जो फिगर है ना, ये वाला, ये कहलाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और ये यहां से चला जाएगा कहां पर, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन करते हैं इस पैटर्न के तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब जो अगला वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें हम लोग मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तो आपको बिल्कुल कंसेप्ट ढंग से उस वीडियो में क्लियर हो जाएगा, और लगभग नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलो मिलेंगे वापस हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर। Till then, thank you all of you. In case you have any doubt, feel free to WhatsApp me on my number 9929411361। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक।